आज हम मौजूद है एमजीएन समाचार की तरफ से मौजूद है जलीस अहमद साहब के साथ, जो कि वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर अध्यक्ष है। और आज हम इस विषय पे सर से इस ताल्लुक से बात करने वाले हैं कि आज जो लोकसभा जो 2024 के इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं, इसके अंदर कुछ नए समीकरण पैदा हो चुके हैं, जो कि ये समीकरण पूरे पार्टियों को आज हिला के रख दिया है। इस समीकरण के ताल्लुक से आज हम सर से बात करते हैं। सर, चंद दिन पहले हमें मालूम पड़ा है कि मनोज जारंगे पाटिल जो साहब है मराठा आरक्षण के, जो कि लीडर है, जो कि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जिनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने चंद दिन पहले प्रकाश अंबेडकर साहब को अपना पूरा 100% समर्थन दे दिया है। तो इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनोज जारंगे पाटिल जो एक कॉज को लेकर चल रहे हैं मराठा आरक्षण के लिए, उसके लिए उन्होंने एक मूवमेंट शुरू की है और ये मूवमेंट उनकी काफ़ी हद तक कामयाब रही है। गवर्नमेंट ने उनको आरक्षण के लिए आश्वासन दिया, लेकिन कुछ तकनीकी मजबूरियों की वजह से वो जो आरक्षण की मूवमेंट है वो अभी रुकी हुई है। खैर, प्रकाश अंबेडकर साहब ने, देखिए, प्रकाश अंबेडकर साहब ने जारंगे पाटिल के पास गया। जारंगे पाटिल को ओबीसी आरक्षण के लिए जो तकनीकी चीज़ें होती है वो उन्होंने बताया और उन्होंने उनको ऑफ़र दिया था कि आपको अपना हक लेने के लिए आपको पार्लियामेंट और असम्बली में जाकर जो है अपना प्रतिनिधित्व करना है और अपने मसाइल हल करना है। वो बात को जारंगे पाटिल साहब ने एक्सेप्ट किया और बोला कि आपका जो सुझाव है उस पर मैं गौर करूँगा। उसके बाद चंद दिन पहले जो है, उसके बाद कंटिन्यू जो है प्रकाश अंबेडकर साहब जारंगे पाटिल साहब को जब भी वक्त पड़ा उन्होंने गाइडलाइन किए, उनको सतर्क किया है कि आगे क्या होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले, मतलब 2 से 3 दिन पहले प्रकाश अंबेडकर साहब ने जारंगे पाटिल साहब से मुलाकात ली और उनको अपना वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ अलायंस करने के लिए जो है उन्होंने प्रकाश अंबेडकर साहब ने बातचीत की जारंगे पाटिल साहब से। जारंगे पाटिल साहब ने, देखिए, चूँकि उससे पहले भी एक स्टेटमेंट था जारंगे पाटिल साहब का कि उनके साथ जो लोग हैं मराठा समाज है और उनके जो कार्यकर्ता है, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको उन्होंने बोले कि आप हमारा ओपिनियन दीजिए। आने वाली 30 मार्च तक जो है उन्होंने टाइम दिए। 30 मार्च के बाद उनका जो समाज है वो उनको ये बताएगा कि हमको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है या नहीं करना है। उसके बाद जो है वो फैसला लेने वाले हैं। ये बात जारंगे पाटिल साहब ने न्यूज़ चैनल्स पर ही बताई है कुछ। तो जब प्रकाश अंबेडकर साहब ने उनसे जाके मुलाकात, हमारी जिम्मेदारान जो है वंचित बहुजन आघाड़ी के, उनके साथ मुलाकात की, तो उनका ये कहना था कि चूँकि मैंने 30 मार्च तक जो है हमारे लोगों को इन्फॉर्म किया है, वो गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर जो है जो है लोगों की राय इकट्ठा करेंगे, उसके बाद वो फैसला करेंगे। तो अभी देखिए, हम लोग जो है 30 तारीख के बाद जारंगे पाटिल साहब का जो है स्टेटमेंट आएगा। हो सकता है 30 से 31 तारीख या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी उनका जवाब आएगा। उसके बाद जो है आगे की रणनीति तैयार होगी कि कैसा जो है वंचित बहुजन आघाड़ी और जारंगे पाटिल का जो आंदोलन है, उनकी जो मूवमेंट है, उनके साथ अलायंस होता या नहीं होता। सर, अमूमन देखने में आता है कि गए साल का जो समीकरण था कि वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम, ये दोनों ने युति करके इलेक्शन लड़ा था, तो उसका नतीजा ये निकला था कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब पहले आमदार बने वंचित बहुजन आघाड़ी के सपोर्ट से और फिर खासदार बने। एक समीकरण तैयार हुआ था, दलित और मुस्लिम समाज का मिलके एक 100% वोटिंग हुई थी, तो ये सीट निकल गई थी। सर, लेकिन आज ऐसा समीकरण नहीं है। लेकिन अगर इन फ्यूचर अगर वंचित बहुजन आघाड़ी और मनोज जारंगे पाटिल साहब का समीकरण अगर मिलता है या युति होती है, तो इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी को और जारंगे पाटिल साहब को कितना फ़ायदा मिल सकता है और दलित समाज और मराठा समाज को कितना फ़ायदा पहुंच सकता है? देखिए, दलित समाज और मराठा समाज, गरीब मराठे की बात कर रहा मैं, ये लोग वंचित है, इनको जो हक मिलना चाहिए था, ये लोगों को हक नहीं मिला और उसी की लड़ाई वंचित बहुजन आघाड़ी जो है लड़ रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी की जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है, वो शाहू फुले अम्बेडकर की है और उसी को लेकर जो है ये संगठन तैयार हुआ है और उसी पर हम जो है, जब से संगठन तैयार हुआ है, हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ प्रकाश अंबेडकर साहब का ये है कि ऐसे समाज जो दबे हैं, कुचले हैं, जो अभी तक
विकास से जो वंचित है उन लोगों के लिए प्रकाश अंबेडकर साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें गरीब मराठा है, जिसमें दलित है, जिसमें मुस्लिम है, जिसमें आदिवासी है, जिसमें एससी है, जिसमें एसटी लोग हैं और जिसमें ओबीसी लोग हैं। ये लोगों को उनका हक नहीं मिला, ये उनकी लड़ाई है। उसी को लेकर बाड़ा साहब ने जो जरांगे पाटिल साहब एक गरीब मराठाओं की जो हक की बात कर रहे हैं, उसी को प्रकाश अंबेडकर साहब ने सपोर्ट किया है। और जहाँ तक रही बात मजलिस की और वंचित बहुजन आघाड़ी की, जो 2019 में आप लोगों ने समीकरण देखा था, जो मजलिस के उम्मीदवार जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की जो जीत हुई और सिर्फ उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी का सिंहाचा वाटा जो बोलते हैं वो किरदार दलित समाज ने अदा किया है। क्योंकि दलित समाज का और वंचित बहुजन आघाड़ी का जो है गांव-गांव तक संगठन तैयार है और संगठन तैयार होने के बाद कोई भी जो पार्टी रहती है उसका जीत का सहरा जब भी बांधा जाता है उसके साथ, जब उसका संगठन, उसकी वार्ड कमेटियाँ और गाँव तक, ताल्लुक़ तक, शहर तक और वार्ड तक जब कमेटियाँ तैयार रहती है तो उसके रिज़ल्ट नताइज आते हैं, जिसका नताइज जो है 2019 में जो है आप लोगों को देखने को मिला है। दूसरी तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब भी जाकर लोकसभा में जो एक सभा ली है कुछ जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब के ख़िलाफ़ में जो है कैंडिडेट्स का एक इशारा दिया है उन्होंने वहाँ जाकर। और देखिए बीच में जो है औरंगाबाद में भी जब जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब आए थे तो आप लोगों ने जो है रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल किया था कि मजलिस का और वंचित बहुजन आघाड़ी का अलायंस मुमकिन है क्या। तो जब प्रकाश अंबेडकर साहब ने साफ अल्फाज में नहीं बोल दिया था, लेकिन चूंकि अब महाविकास आघाड़ी के साथ जो है हम लोगों की बातचीत चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है प्रकाश अंबेडकर साहब ने वहाँ वंचित महाविकास आघाड़ी का रवैया देखते हुए जो है उन्होंने एक स्टैंड लिया है। और उसका स्टैंड लेने के बाद जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने विदर्भ एरिया में 8 अपने कैंडिडेट्स जो है डिक्लेयर किए हैं, जिसमें जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब जो है अकोला से इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे गजानन केवास साहब जो है संजय गजानन केवास साहब ये भंडारा गोविंदिया से लोकसभा के उम्मीदवार रहेंगे वंचित के। उसी के साथ एक हमारी महिला जो कंटेस्टेंट है प्राजक्ता तर्केश्वर पिल्लेवार, ये अमरावती लोकसभा से है। उसके बाद राजेश वाड़ूजी बेले साहब जो चंद्रपुर लोकसभा के उम्मीदवार है। बुल्ढाना ज़िला से हमारे वसंत राजाराम मगर साहब है। उसी के साथ जो है यवतमाल अकोला से इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे गजानन केवास साहब जो है संजय गजानन केवास साहब ये भंडारा गोविंदिया से लोकसभा के उम्मीदवार रहेंगे वंचित के। उसी के साथ एक हमारी महिला जो कंटेस्टेंट है प्राजक्ता तर्केश्वर पिल्लेवार, ये अमरावती लोकसभा से है। उसके बाद राजेश वाड़ूजी बेले साहब जो चंद्रपुर लोकसभा के उम्मीदवार है। बुल्ढाना ज़िला से हमारे वसंत राजाराम मगर साहब है। उसी के साथ जो है यवतमाल वाशिंग लोकसभा से जो है सुभाष खेम सिंह पवार साहब है। राजेंद्र साळुंके साहब जो है वर्धा लोकसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हितेश पांडुरंग मांडवावी जो गढ़चिरौली लोकसभा से हमारे उम्मीदवार है। और हितेश पांडुरंग मांडवावी जो गढ़चिरौली से हमारे लोकसभा के उम्मीदवार है। ऐसे टोटल 8 उम्मीदवार हम जो है वंचित बहुजन आघाड़ी ने डिक्लेयर किया है। आने वाले दिनों में देखिए प्रकाश अंबेडकर साहब ने ये भी बोला है कि महाविकास आघाड़ी के साथ जब तक आखिरी फॉर्म भरे नहीं जाता, जब तक हमारे बातचीत के डायलॉग के जो है वो रास्ते खुले रहेंगे, वो दरवाजे खुले रहेंगे, वो बंद नहीं होने वाले। आने वाले दिनों में जो है क्या समीकरण चेंज होता है, महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो है प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो शराइत दी थी और जो डिमांड की थी उसमें कहाँ तक जो है कंप्रोमाइज़ होता है, कहाँ तक महाविकास आघाड़ी जो है हमारी बात को मानती है, इस पर डिपेंड करेगा कि हम हमारे लिए कितनी जगह छोड़ती है या हम कितनी जगह महाविकास आघाड़ी के साथ कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। ये आने वाले दिनों में साफ जाहिर होगा। जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने विदर्भ एरिया में 8 अपने कैंडिडेट्स जो है डिक्लेयर किए हैं, जिसमें जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब जो है अकोला से इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे गजानन केवास साहब जो है संजय गजानन केवास साहब ये भंडारा गोविंदिया से लोकसभा के उम्मीदवार रहेंगे वंचित के। उसी के साथ एक हमारी महिला जो कंटेस्टेंट है प्राजक्ता तर्केश्वर पिल्लेवार, ये अमरावती लोकसभा से है। उसके बाद राजेश वाड़ूजी बेले साहब जो चंद्रपुर लोकसभा के उम्मीदवार है। बुल्ढाना ज़िला से हमारे वसंत राजाराम मगर साहब है। उसी के साथ जो है यवतमाल वाशिंग लोकसभा से जो है सुभाष
खेम सिंह पवार साहब है, राजेंद्र साड़ू के साहब जो है वर्धा लोकसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हितेश पांडुरंग मांडवावी जो गढ़चिरौली लोकसभा से हमारे उम्मीदवार है, और हितेश पांडुरंग मांडवावी जो गढ़चिरौली से हमारे लोकसभा के उम्मीदवार है। ऐसे टोटल 8 उम्मीदवार हम जो है वंचित बहुजन आघाड़ी ने डिक्लेयर किया है। आने वाले दिनों में देखिए, प्रकाश अंबेडकर साहब ने ये भी बोला है कि महाविकास आघाड़ी के साथ जब तक आखिरी फॉर्म भरे नहीं जाता, जब तक हमारे बातचीत के डायलॉग के जो है वो रास्ते खुले रहेंगे, वो दरवाजे खुले रहेंगे, वो बंद नहीं होने वाले। आने वाले दिनों में जो है क्या समीकरण चेंज होता है, महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो है प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो शराइत दी थी और जो डिमांड की थी, उसमें कहाँ तक जो है कंप्रोमाइज़ होता है, कहाँ तक महाविकास आघाड़ी जो है हमारी बात को मानती है, इस पर डिपेंड करेगा कि हमारे लिए कितनी जगह छोड़ती है या हम कितनी जगह महाविकास आघाड़ी के साथ कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। ये आने वाले दिनों में साफ जाहिर होगा। सर अमूमन अभी आप वापस खासदार बनेंगे, रिपीट होंगे, और बाकी जो भी पार्टियां इलेक्शन लड़ने वाली है उन सब की ज़मानतें जब्त होने वाली है, तो इस बात में कितनी सच्चाई आपको नज़र आती? देखिए, वो पार्टी के जिम्मेदार है और उनको तो बोलने का हक़ है। हर कोई बोलता है, आज मोदी बोल रहा है कि हम 370 के पार चल जा रहे हैं, हम 400 के पार चल जा रहे हैं, लेकिन आपको मालूम, आप सिनेरियो देखिए, पूरे इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो देखिए, क्या हाल है, उनकी दाल पतली है कुछ। तो कोई भी पार्टी का जो जिम्मेदार है वो तो बोलेगा ना, वो तो ये नहीं बोलेगा कि हम हारे हैं, लेकिन आज उनको जो है आज सर्वे करना चाहिए, आज ग्राउंड सर्वे करके उनको जो है ये मालूम करना चाहिए कि हम लोग जीत रहे हैं या हार रहे हैं। ये दावा करना बेबुनियाद है कि मैं जीत रहा हूँ, मैं हार रहा हूँ, इसकी ज़मानत डिपॉजिट जो है ज़ब्त होगी, उसकी ज़मानत इसके जो है डिपॉजिट ज़ब्त होगी, ये बातों में कोई सच्चाई नहीं है। तो आज आपने देखा, हमने जलीस अहमद साहब से बात की है, वंचित बहुजन आघाड़ी के जो कि शहर अध्यक्ष है, और उन्होंने इतनी अपील की है तमाम भारतवासियों से और औरंगाबाद की आम जनता से, वो उसी पार्टी को वोट दे जो उनके हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर सके और उन्हें इंसाफ दिला सके। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।